Hello students, myself Mehzabin Nasruddin and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. We are reading Chapter 10 Human Settlement. This is the sixth part of this chapter. In the last class we were studying problems of rural settlement यानी कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, जिसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स पढ़े थे ग्रामीण बस्तियों के। आज हम स्टार्ट करेंगे अर्बन सेटलमेंट यानी कि नगरीय बस्तियां, और उनके बारे में हमारा आज का चैप्टर होगा। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट हैव ग्रोन एट अ रैपिड pace during the recent past. London was the first city to reach 1 million mark in AD 1810, and there were as many as 175 cities in the world which had crossed 1 million mark by 1982. The urban population increased from a mere 3% in 1800 to staggering 48% in 2001. Look at the table which is show percentage of world's population living in urban areas. Year 1800 3%, 1850 6%, 1900 14%, 1950 30%, 1982 37%, 2001 48% and 2011 52%. ये हमारे वर्ल्ड का परसेंटेज जो अर्बन एरिया है। पिछले कुछ दशकों में नगरीय बस्तियों के आकार तथा उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। लंदन जो विश्व का सबसे पहला नगर था, जिसकी आबादी या जनसंख्या जो है 1810 में 1810 ईस्वी में 10 लाख से अधिक हो गई थी, और वो 1982 में यानी 1982 में लगभग यहाँ पर 175 नगर ऐसे थे जिनकी संख्या 10 लाख से अधिक थी। वर्ष 1800 में विश्व की केवल 3% जो जनसंख्या थी या आबादी थी वो नगर में रहती थी, जो 2001 में बढ़कर 48% यानी 48% हो गई, और 2011 में वो बढ़ करके 52% हो गई, जैसा कि चार्ट में दिया हुआ है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। हम नगरीय बस्तियों को किस तरह वर्गीकृत करते हैं, कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, यानी कि नगरीय बस्तियों का जो वर्गीकरण होता है उनकी जनसंख्या के आधार पर, व्यावसायिक संरचना और प्रशासनिक निर्णय के आधार पर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है पॉपुलेशन साइज यानी कि जनसंख्या का आकार। In almost all the countries, size of the population is taken as basic criteria for designating a settlement as urban. But the number of people that a settlement should have to qualify as urban settlement differ from country to country. For example, any place in Denmark, Sweden and Finland having more than 250 persons will be called urban. In Iceland, it has to be more than 300 persons. In Canada and Venezuela, any settlement with 1,000 persons qualifies to be called as urban. In Colombia, the lower limit is 1,500 persons, and USA and Thailand 2,500 persons. In India 5,000 persons and 30,000 persons in Japan. In India, beside the size of population, its density is an additional condition which is 400 person per square kilometer. जनसंख्या के आकार पर जब हम किसी भी नगर को बांटते हैं तो क्या नगर को परिभाषित करने के लगभग सभी देशों में जनसंख्या के मुख्य आधार माना गया है, यानी कि किसी भी देश की आबादी जो है वो मुख्य आधार है वहाँ की जनसंख्या को बताने के लिए और उसको परिभाषित करने के लिए। परंतु जनसंख्या के मापदंड भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग है, यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग उदाहरण लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के तौर पे जो डेनमार्क है, स्वीडन है या फिनलैंड में है, किसी बस्ती को नगर कहलाने के लिए 250
की जो जनसंख्या है वो पर्याप्त है, यानी कि फिनलैंड डेनमार्क में अगर 250 लोग कहीं रहते तो उसे अर्बन एरिया माना जा सकता है, लेकिन उसके अपोजिट आइसलैंड में ये जनसंख्या 300 होनी चाहिए। यानी फिनलैंड डेनमार्क में हम 250 को नगरीय जनसंख्या मानते हैं, लेकिन आइसलैंड में इसके लिए 300 होना चाहिए। वहीं कनाडा तथा वेनेजुएला में ये प्रतिशत हो जाती है 1000, यानी कि 1000 की जनसंख्या होने पर ही बस्ती को नगर कहा जा सकता है। इसी प्रकार कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना व पुर्तगाल में 2000 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका व थाईलैंड में 2500 जनसंख्या होने पर किसी बस्ती को नगर कहलाया जा सकता है। भारत में न्यूनतम 5000 तथा जापान में 30,000 व्यक्तियों की बस्ती को ही नगर की उपलब्धि मिलती है। यानी हमारा जो इंडिया, यहाँ जब किसी एरिया में 5000 पीपल्स अवेलेबल होंगे तो वो एरिया जो होगा नगर कहलाएगा या शहर कहलाएगा। और जापान में 30,000 लोगों के होने पर ये उपाधि मिलती है। इसके जस्ट अपोजिट या इसके अतिरिक्त जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो ये था हमारे साइज के अकॉर्डिंग पे वर्गीकरण, जिसमें अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड तय किया गया है कि कितने प्रतिशत लोग या कितने परसेंट लोग या कितने पर्सन्स होंगे तब उस एरिया को नगरीय बस्ती में काउंट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि व्यावसायिक संरचना। इन सर्टन कंट्रीज अर्बन सेटलमेंट्स आर डिफाइंड ऑन द economic base. For example, in India, a settlement is designated as urban when it has more than 75% of its workforce engaged in non-agricultural activities. In Italy, a settlement is called an urban if more than 50% of the economically productive production are engaged in non-agricultural pursuits. यानी कि व्यावसायिक संरचना के आधार पर कुछ देशों में आर्थिक आधार पर भी नगरों को जो है परिभाषित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में किसी बस्ती को नगर तभी कहा जा सकता है जब वहाँ पर कम से कम 75% जो पुरुष हैं या मेल हैं का श्रमिक बल ऐसे धंधों में लगा हुआ हो जो कृषि से संबंधित ना हो। यानी कि ऐसे लोग जो जॉब वगैरह कर रहे हो, दूसरे काम कर रहे हो, जब एग्रीकल्चर से वो जुड़े नहीं हो, कम से कम 75% लोग, तो वो एरिया नगरीय एरिया का हिस्सा होगा। इटली में एक बस्ती को नगर तभी कहा जा सकता है जब आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% से अधिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। यानी कि इंडिया में 75% जो मेल है ऐसे कामों में हो जो कृषि कार्य ना हो, बल्कि किसी दूसरे काम में हो, जॉब में हो, किसी दूसरी तरह के काम में हो। यानी मोस्टली कहा जाए तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या टर्शरी एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए द्वितीय या तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न हो, तो वो एरिया अर्बन कहलाएगा। क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राथमिक कार्यकलाप जिसे हम कहते हैं वो तो रूरल एरिया का बेसिक वर्क है, तो अगर ऐसे वर्क में लगे रहेंगे तो वो अर्बन नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए कंपलसरी है कि 75% जो मेल हो वो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ से जुड़े हो, तो कार्य के आधार पर इस तरह उसे बांटा जाएगा। और थर्ड पॉइंट इज administrative decision. Urban settlements are also identified according to the way it is determined. In India, all those settlements having a municipality, cantonment board or a notified area are termed as urban settlement. In some countries, any administrative center is called an urban center even though it may be very small in size. In Central American countries, Brazil and Bolivia, even a small administrative center is designated as an urban settlement. तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो प्रशासनिक निर्णय के आधार पर अर्बन सेटलमेंट का कैसे वर्गीकरण किया जा सकता है। नगरों को प्रशासनिक आधार पर भी परिभाषित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के तौर पे भारत में वो सभी स्थान जहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड अथवा नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है, नगर कहलाते हैं। कुछ अन्य देशों में प्रशासनिक केंद्रों को नगर माना जाता है, चाहे वे आकार में कितने ही छोटे क्यों ना हो। मध्य अमेरिका के देशों में जैसे ब्राज़ील, बोलीविया आदि में छोटे छोटे प्रशासनिक केंद्र को भी नगर का संज्ञा दी गई है। यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पर प्रशासनिक कार्य जो नगर बोर्ड होता है, नोटिफाइड एरिया होता है, म्यूनसिपैलिटी वगैरह होती है, वो सारी सुविधाएं अवेलेबल है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने के लिए, तो वैसे एरिया को अर्बन एरिया का हिस्सा माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन एंड फार्म क्राइटेरिया।
अवस्थिति तथा आकृति रूप संबंधी आधार। Location of urban settlement has a great bearing on its shape. An urban settlement may be linear, square, star, or crescent-shaped, depending upon its location. The architecture and style of buildings depict historical and cultural influences. Towns and cities of the developed countries differ markedly from those of the developing countries. While most of the developed countries have well-planned towns and cities with regular shape, most urban settlements in the developing countries have grown haphazardly and are having irregular shape. However, there are a few exceptions. For example, Chandigarh is a well-planned city. किसी भी नगरीय बस्ती को स्थिति उसके आकार पर भी गहरा प्रभाव करता है। अवस्थिति के आधार पर एक नगरीय बस्ती का जो बनावट होता है वो रैखिक, वर्गाकार, तारक या अर्धचंद्राकार आकृति की हो सकती है। यद्यपि भवनों की वास्तुकला एवं उनकी विशेषता ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाती है। नगर की आकृति पर उसकी स्थिति तथा स्थल का बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। विकसित एवं विकासशील देशों के नगरों में नियोजन तथा विकास के अत्यधिक अंतर पाया जाता है। विकसित देशों के अधिकांश नगर जो होते हैं सुनियोजित तथा सम आकृति की होते हैं, वहीं विकासशील देशों में अधिकांश नगरीय बस्तियां बिना किसी नियोजन में बसी है तथा विषम आकृति की होती है। इसके कुछ उपवाद भी हैं। उदाहरणतः चंडीगढ़ एक सुनियोजित नगर है, यानी कि जो विकसित देश है वहाँ पर जब कोई नगर होता है तो वो पूरा तरीके से होता है। बिल्डिंग्स एक शेप में होती हैं, इक्वल साइजेस की होती है, रोड और बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से इंतज़ाम होते हैं। लेकिन विकासशील देशों में मतलब कोई मापदंड नहीं है। कहीं बड़े घर, बड़े भवन, कहीं छोटे घर, मिली जुली घर की जो आकृति है वो देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा अलग अलग पैटर्न के घर वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये सारी अवस्थिति और उनकी आकृति पर भी आधार होता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक नगरीय बस्ती। आगे हम इसमें पढ़ेंगे अगली क्लास में फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, यानी नगरों के प्रकार्यात्मक प्रकार। तो आज का टॉपिक यहीं पर स्टॉप करेंगे। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।